नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज़ के यूट्यूब चैनल पर कातिल रात की कातिल हसीना का भाग 22वां। अब आगे। अब क्या करें? रागिनी ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। करना क्या है? अगर मामला पुलिस तक पहुंचता है तो सब सच बता देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैंने रागिनी की तरफ देखकर बोला। मैं पुलिसिया झमेलों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अब जाफरीन और शमशेर तक पहुंचने के बारे में पूछ रही थी। रागिनी को अभी वाले मामले की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें इस झमेले के बारे में भी सोचना होगा। मैंने रागिनी को बोला, गुरु, यहाँ खड़े होकर सोचने से कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से निकलते हैं। वे लोग भी खुद नहीं चाहेंगे कि अभी का मामला पुलिस तक पहुँचे। पुलिस तक मामला पहुंचते ही उनके सारे अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे और वे खुद फंस जाएंगे। रागिनी की बात में पॉइंट तो था, लेकिन उनके अरमान तो पहले से ही मिट्टी में मिल चुके थे, क्योंकि उनके दोनों शिकार तो इस वक्त हमारे पास सुरक्षित थे। लेकिन इस बात में भी मुझे सच्चाई लगी थी कि वे लोग खुद नहीं चाहेंगे कि अभी के बारे में पुलिस को पता लगे। चलो फिर जाफरीन को ढूंढते हैं। खबरी को नमिता और चारू के साथ खबरी वाले केबिन में छोड़ देते हैं और हम तीनों ऊपर क्लब और कैसीनो में उन लोगों को ढूंढते हैं। मैंने रागिनी को बोला, वैसे मेरे ख्याल से वे लोग अभी तक अंडरग्राउंड हो चुके होंगे, क्योंकि उन पांचों में से वे सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए हैं। वे इस वक्त हमारे सामने पड़कर खुद भी निपटना नहीं चाहेंगे। तभी पारुल ने भी अपनी नायाब सोच का नमूना पेश किया। चलो फिर सभी ऊपर कैसीनो में चलते हैं। उन चूहों के अब बिल से खुद ही बाहर निकलने का इंतज़ार करते हैं। मैंने उन सभी की ओर देखकर बोला, लेकिन मैंने खबरी को आंखों के इशारे से ही वहीं रुकने के लिए बोल दिया था। मेरा अंदाज़ा था कि वे लोग अभी के लिए एक बार अवश्य यहाँ आएंगे। अब हम सभी लोग वहाँ से 5वें डेक पर स्थित कैसीनो की तरफ चल पड़े थे, जहाँ बार और रेस्टोरेंट भी थे। उस जहाज़ के एक हिस्से में इतनी उठापटक हो चुकी थी, यहाँ तक कि गोलियां भी चल चुकी थी और 2 लोग मर भी चुके थे। लेकिन जहाज़ के इस हिस्से में सब कुछ नॉर्मल था। लोगों को शायद कुछ पता ही नहीं था। कैसीनो के शोरगुल में वैसे भी किसी को कुछ कहाँ सुनाई पड़ा होगा। कैसीनो में कदम रखते ही मेरा जिस शख्स से साबका हुआ था वो मेरी हर उम्मीद से परे था, लेकिन उसकी मैं सिर्फ एक झलक ही देख पाया था। उसके बाद वो एकाएक गायब हो गया था। वो रामनाथ आप्टे का सॉलिसिटर जमुना दास मलकानी था। साला इस उम्र में भी बला की फुर्ती से गायब हो गया था। मेरी नज़र उस पूरे केबिन में इस वक्त मलकानी को ढूंढ रही थी। रागिनी भी मेरी किसी को तलाशती हुई निगाहों को भांप चुकी थी। किसे ढूंढ रहे हो? रागिनी ने मेरी नज़रों का पीछा करते हुए पूछा। मुझे एक ऐसे शख्स यहाँ नज़र आया है जिसके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो यहाँ होगा। मैंने रागिनी को बोला, तुम्हारे इस केस के सभी सस्पेक्ट इसी क्रूज़ पर हैं क्या? रागिनी ने मेरी ओर देखकर पूछा। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे अब सबसे पहले उसी शख्स को ढूंढना होगा। रागिनी, तुम चारू और नमिता के साथ यहीं रहो। मैं और नमिता उस बंदे को ढूंढते हैं। वे लोग इन दोनों के करीब आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इसलिए तुम्हारा इनका साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे उन लोगों का ध्यान भी 2 जगह बंट जाएगा। मैंने अपना पूरा प्लान रागिनी को समझाया। रागिनी ने बिना कुछ बोले ही सहमति में अपना सिर हिलाया। मैंने पारुल को अपने पीछे आने का इशारा किया और कैसीनो की इस भीड़ में खो गया। मलकानी को यहाँ देखकर मेरे दिमाग के सारे घोड़े अब हिनहिनाने लगे थे। कहीं इस सारे स्यापे के पीछे ये मलकानी ही तो नहीं था, क्योंकि नमिता के पापा रतनलाल की असली वसीयत मलकानी के पास ही थी। क्या पता इस बंदे ने ही वसीयत बनाते हुए कोई ऐसा झमेला कर दिया हो कि चारू और नमिता को अपने रास्ते से हटाकर खुद सारा माल हड़प जाना चाहता हो, या आप्टे के साथ ही इसने कोई मंडवाली की हुई हो। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ये कितना बड़ा शातिर इंसान था ये मैं पहली मुलाकात में ही समझ गया था। मैं चौकन्नी निगाहों से उस कैसीनो के हर चेहरे को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक मालकानी की दोबारा कोई झलक मुझे नहीं दिखाई दी थी।
मैं उन कसीनों की टेबल को छोड़ता अब बार की तरफ बढ़ गया था। बार में पहुंचने के बाद ही मेरी मुराद पूरी हुई थी। मलकानी मुझे एक टेबल पर सिगरेट फूंकता हुआ मिल गया था। मैंने पारुल को वहीं रोका और खुद जाकर मलकानी के सामने जाकर बैठ गया। मलकानी मुझे अपने सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ था, बल्कि उसने बड़े ही शांत भाव से अपने सिगरेट केस को मेरी और पूरी नफासत से बढ़ाया था। इस उम्र में गोवा में हनीमून मनाने जा रहे हो मलकानी साहब? मैंने एक हाथ से उस सिगरेट केस को अपने से दूर करते हुए कहा। नहीं, गोवा की काजुक वाली फेनी पीने जा रहा हूँ। हनीमून मनाने के लिए तो मुंबई में बहुत जगह है, मलकानी ने लापरवाही से सिगरेट के कस लगाते हुए कहा। आपको तो पता ही होगा कि आप्टे साहब की बेटी किडनैप है। मैं अब मतलब की बात पर आते हुए बोला। बरखुरदार, उसे तो अपनी मम्मी के साथ अभी आपके साथ देखकर आ रहा हूँ। मलकानी ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, अभी उन दोनों को किडनैपर की कैद से आज़ाद करवाया है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि जिस जहाज़ पर आपकी क्लाइंट को बंधक बनाकर रखा गया था, उसी जहाज़ पर आप क्या कर रहे हैं? मैंने मलकानी की आंखों में झांकते हुए पूछा। मतलब घुमा फिराकर कहना चाहते हो कि उनकी किडनैपिंग में मैं शामिल हूँ? मलकानी के चेहरे के भाव अब हर पल बदल रहे थे। मैं तो पता नहीं क्या कहना चाहता हूँ, अब आप ही बता दीजिए सच्चाई क्या है। मैंने उसके बदलते हुए तेवर की रत्ती भर भी परवाह नहीं की थी। लेकिन मैं क्यों उन्हें किडनैप करवाऊँगा? उससे मुझे क्या हासिल होगा? मलकानी इस बार फिर से मुस्कुरा दिया था। मत भूलो कि उनकी असली वसीयत तुम्हारे पास है और उस वसीयत में कुछ भी फेरबदल करने के लिए तुम्हारे पास माकूल मौका है। मैंने अपना संशय जाहिर कर ही दिया था। ये मौका तो मेरे पास कई वर्षों से है। ये काम तो मैं कभी भी कर सकता था। मलकानी अभी तक ये दिखा रहा था मानो मैं उसे कोई फिजूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस वसीयत को लेकर हल्ला मचाने वालों को ठिकाने लगाने का मौका शायद इतने वर्षों की प्लानिंग के बाद तुम्हें आज ही नसीब हुआ हो। इसी वजह से उन दोनों माँ बेटी की मौत का सामान करने के लिए तुम खुद भी इस जहाज़ पर मौजूद हो। लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे इरादों को और उन माँ बेटी की मौत के बीच खड़ा हुआ हूँ। मेरी बात सुनकर उनके पिछवाड़े में खुजली ज़रूर हुई होगी, तभी इस बार उसका लापरवाही वाला अंदाज काफुर हो गया था और उसने बहुत गहरी निगाहों से और संजीदगी से मुझे घूरा था। तुम खुद को कहीं का जेम्स बॉन्ड समझते हो क्या? मेरे जैसे इंसान से इतनी समझदारी की उम्मीद तो तुम कर ही सकते थे कि जिस जगह पर मैं अपने ही क्लाइंट की मौत का इंतज़ाम करूंगा, कम से कम वहां खुद की मौजूदगी तो दर्ज नहीं करवाऊंगा। मलकानी ने उसी संजीदगी से मुझे बोला, जो संजीदगी उसके चेहरे पर इस वक्त झलक रही थी। फिर इस क्रूज़ पर तुम क्या कर रहे हो? ना तो तुम्हारी गोवा जाकर हनीमून मनाने की उम्र है और ना ही गोवा में जाकर मौज मेला करने लायक बचे हो। मैंने तंज भरे स्वर में कहा। क्यों, गोवा किसी और काम से नहीं जाया जा सकता क्या? मलकानी अब मेरे सवालों का ही आजिज हो चुका था। लेकिन आज इस क्रूज़ पर तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे कुछ और ही मंसूबे बयां कर रही है। मैंने पूरी ढिठाई से मलकानी की आंखों में झांकते हुए बोला। जाओ, फिर पहले मेरे मंसूबों का पता करके आओ, उसके बाद मुझ पर अपना कोई शक जाहिर करना। ये बोलकर मलकानी ने फिर से एक नई सिगरेट जला ली। वो तो मैं पता कर ही लूँगा मलकानी साहब, बस अब इस क्रूज़ से लापता होने की कोशिश मत करना। मैंने उसको घूरते हुए बोला और उसी प्रकार उसे घूरते हुए ही मैं वहाँ से रुखसता हो गया। कुछ दूरी पर ही पारुल भी मेरे नज़दीक आकर मेरे साथ अपनी कदमताल करने लगी। इस बूढ़ों पर नज़र रखो, ये तुम्हारी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। पारुल, सारी खिचड़ी ये लोग इसी जहाज़ पर पका रहे हैं। ये बोलकर मैं तेज कदमों से बार से बैंड स्टैंड वाले हिस्से की ओर बढ़ता चला गया, जहां बॉलीवुड की कर्कश धुनों पर कुछ जवान कपल धमाल मचा रहे थे और कुछ उस विशाल डेक पर खड़े होकर समुद्र की गहराइयों को अपनी आंखों से नापने का असफल प्रयास कर रहे थे। मैं भी डेक की रेलिंग के सहारे जाकर खड़ा हो गया और उस क्रूज़ की रोशनी में अटखेलियाँ करती हुई लहरों को देखने लगा।